बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और आज खुसूसी तौर पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं ईसा नकवी साहब। ईसा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी हाशमी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का बड़ा ही करम है। अच्छा ईसा, आपको आज मदऊ करने का बुनियादी मकसद ये था कि एक तो हम पल्स जान सकें कि शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर हमने शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स देखी हैं जिससे पता ये चलता है कि आने वाले दिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने है। ये इससे पहले तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि 5 तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हो रही हों मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, और ये मुदाखलत के बाद सब कुछ हुआ, जबरी गुमशुदगी हो या फिर जो इंफॉर्मेशन है जजेस की प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसे सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया हो, या फिर आपने जो ख़त लिखा उसमें जो इस्तदा की गई कि मुदाखलत हो रही है उसको रोका जाए और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई, या फिर ईसा इसके अलावा भी हमने जो सेक्टर कमांडर आईएसआई उनको नोटिस होते हुए देखे हैं और जुर्मानों के साथ। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। किस तरह देखते हैं ये, कहां जाके रुकेगा मामला, और इस्लामाबाद में जो सियासी हलके हैं वो किस तरह देख रहे हैं, खासतौर पे आप क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, सूरत हाल तो बड़ी खराब है और हुकूमत के लिए खास तौर पे जाहिर है कि जब आप इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपने अगर हुकूमत कायम कर ली तो आप कहते हैं कि जनाब आप हुकूमत को एंजॉय भी करेंगे, आप अपनी सियासत को दवाम भी बख्शेंगे, आप अपने सियासी नारे को फरोग भी देंगे, आप अपने सियासी मुखालिफ को पिछाड़ेंगे भी और आप अपना हक हक के हुक्मरानी साबित भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत बड़े बुरे तरीके से फंसी हुई नजर आती है। जो शहरी इक़्तिदार की इस वक्त पल्स है, जो नब्ज़ है, उसको देख के तो लगता ये है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। हाशमी साहब, कुछ डेवलपमेंट्स मई के महीने में ऐसी हुई हैं जिनके अभी आपको आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इफेक्ट्स नजर आएंगे। एक तो ये कि सियासी कहानी है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सियासी से ज्यादा असल जो कहानी है ना पाकिस्तान की, वो है मईशत की कहानी। अगर मईशत का पहिया नहीं चलेगा, अगर आप पाकिस्तान में मईशत को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो आप हुकूमत कायम नहीं रख सकते। हुकूमत में आना आर्ट नहीं है, हुकूमत को चलाना ये असल आर्ट है। और शहबाज हुकूमत फिल वक्त इस फ्रंट के ऊपर बुरे तरीके से नाकाम नजर आती है। नाकाम मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि एक आपको जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होती है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होती है सरमायाकारी लाने के लिए, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बहाल रखने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए और उसके जरिए अपनी मीशत को सुधारने के लिए। सूरत हाल यह है कि आईएमएफ का वफद आया और हम जिस वक्त अप्लाई कर चुके हैं बाकायदा तौर पे कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए 6 से 8 अरब डॉलर का। उसके बाद आईएमएफ का जो वफ्द आता है, हम उसको नाम दे देते हैं कि हमने ये एंगेजमेंट के तरीकाकार के हवाले से ये जो है वो गुफ्तगू हुई आईएमएफ के वफ्द के साथ। हालांकि आपका जो है वो प्रोग्राम नेगोशिएट होना अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं उनको कई हफ्ते हो चुके वाशिंगटन से वापस आए हुए, और वो उनकी जो टाइमिंग थी आईएमएफ के वफ्द की, वो टाइमिंग ये थी कि कश्मीर में आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल चल रही थी। एक तरफ कश्मीर में ये सूरत हाल चल रही थी, दूसरी तरफ सियासी मारामारी है, तीसरी तरफ अदालती महाज जो है वो गर्म है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया आमने सामने नजर आते हैं और इस हवाले से अब बाकायदा जो है वो सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो खत, लास्ट खत जिसके मदरजात सामने आए कि ऑडियो लीक्स केस में उनको ये कहा गया है मुबैना तौर पर टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल की तरफ से कि बैक ऑफ, आप इससे पीछे हट जाएं। उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद मजबूरन तौहन व करहन आपको आपकी सबसे बड़ी अदालत को लेना पड़ा नोटिस। तौहीन अदालत का 2 नोटिस जारी हो गए हैं। बावड़ा साहब, अब देखें आप कितने पावरफुल आपको नजर आते हैं कि अगर किसी भी आम शख्स के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी होता तो वो तो आप यकीन माने दबक कर बैठ जाता।
वो तो नजर ना आ रहा होता। फैसल ऑर्डर साहब जो हैं वो उनके इंटरव्यूज का सिलसिला नहीं थम रहा। वो लगता ही है कि उनका किला, उनका पावा बड़ा मजबूत है, उनको थपकी है, उनको शय है। वो अभी भी बैठकर गर्दन काटने कटवाने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो जस्टिस अतर मिनल्ला को कटहरे में खड़ा करूंगा, साबित करो कि मैं प्रॉक्सी हूं। हालांकि अतर मिनल्ला साहब ने भी उनका नाम नहीं लिया था। उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल का कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब अब आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमारे ऊपर अटैक करेंगे, अब आप पगड़ियां उछालने और फुटबॉल बनाने की बात करेंगे। तो ये सूरत हाल है, ये वो मंजरनामा है जो जहर कातिल है किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए। और सियासी इस्तेहकाम जो आपके मुआशरे देखिए, एक कहानी हमने जो सीखी है, जो हमें समझ आई है, आ, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें, तमाम बड़ी सियासी जमातें वो एक पेज पे थी। फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स, मार्च में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, अप्रैल में इन्होंने हुकूमत कायम कर ली। एक तरफ इमरान खान और आधी काफ लीग थी, दूसरी तरफ इवन जो अचकजई साहब हैं, बाकी हम्म। लोग हैं, मेंगल साहब हैं, बीएपी है, पीटीएम के, ये सारे के सारे जो है वो पीडीएम सीजन 1 का हिस्सा थे। और इन्होंने सर तोड़ कोशिशें कर ली कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाए, मईशत चला सकें। क्यों नहीं चला सके? सबक हमने ये सीखा कि अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा। और इस वक्त सूरत हाल जो है वो 2022 के मुकाबले में ज्यादा खराब हो गई है। तो हमारे लिए ये हैरानी की बात होगी कि अगर मौजूदा सूरत अच्छा, इन्वेस्टमेंट आ पाए। हाँ जी। क्योंकि आपने ना इन्वेस्टमेंट की बात की है, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आई तो ये शहबाज शरीफ घर जाएंगे? सॉरी, दोबारा मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आई। मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं ईसा कि अगर इन्वेस्टमेंट ना आई तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब फिर घर जाएंगे? क्योंकि प्रिडिक्शन तो ये हो रही है ना कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, और बजट आने वाला है। आपने जून के पहले हफ्ते में गालिबन बजट देना है, और अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तरले कर रही है कि सरमायाकारी आएगी, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे, हमें कुछ दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा एक बात हमें याद रखनी चाहिए, हमें रियलिस्टिक होकर ये सोचना चाहिए कि जो पैसा पाकिस्तान सऊदी अरब से आज से पहले मांगता रहा है वो हमने उनसे उधार मांगे, कर्जा मांगा। अब जब कर्जा देने की बारी वापस आती है तो आप कर्जा वापस नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप फिर टाइम ले लेते हैं, माफी उस कर्जे की करवाने की कोशिश करते हैं। तो सऊदी अरब के हालात भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो अब नए एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं, दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, सरमायाकारी करेंगे। तो सरमायाकारी यहाँ पे हो नहीं रही। रीजन इज कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये एक बुनियादी वजह है, मोहम्मद सलमान आना नहीं चाहते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हाशमी साहब, सूरत हाल ये है कि आपको जो है वो अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट चाहिए। यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अगर तारिक बशीर चीमा की तरफ से नंगी माँ बहन की गालियों के ऊपर खत्म होगा, एक सेशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ अरकान की रुकनीत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, एक सेशन में जो है वो हुकूमत में बैठे हुए किसी शख्स की रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी, अदालतों के बाहर डीएसएनजीज लगी हुई होंगी, बाहर निकलकर बयानात दिए जा रहे होंगे, जो तौहीन अदालत है उसके नोटिस हो रहे होंगे, उसके अलावा जजेस जो हैं वो खत लिख रहे होंगे, तमाम हाई कोर्ट्स लिखकर बता रही होंगी कि हमारे ऊपर दबाव है, सियासी केसेस में मनपसंद फैसले लेने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद सोचें कि कोई शख्स जो है वो कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा। और जो हुकूमत बैठी हुई है, इस हुकूमत की तो वैसे ही नाक कट गई। ये जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं, इसमें जिस मुल्क से आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, वहां पर आपके हुक्मरानों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। 17,000 लोगों की 23,000 से जायद प्रॉपर्टीज, 11 अरब डॉलर की। पाकिस्तान का कुल जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 से 9 अरब डॉलर के दरमियान मोर और लेस रह रहे हैं पिछले 2 सालों से। और वो मुल्क जिसके अपने फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो 8-10 अरब डॉलर हो, उसके 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मौजूद हों यूएई में, तो आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे दुनिया के किसी भी मुल्क को कि हम तो पाकिस्तान को इतना अनसेफ तस्वुर करते हैं कि हम वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम वहां पर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आकर हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपनी जो सूरत हाल बेहतर करनी होती है। आप कोई भी शख्स जो ये वीडियो देख रहा है वो जाए, इसके बाद जाकर क्रीडेंडो के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है, कंट्री प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल है,
इन्वेस्टमेंट के एतबार से। अब एक कंपनी है जो अ, अ, यूरोप और दुनिया भर के जो बिज़नेसेस हैं, उनको इंश्योरेंस जो है वो देती है, इंश्योरेंस कवर देती है, उनको बताती है कि कौन-सा मुल्क सरमायाकारी के लिए कितना महफूज़ है। उनके 7 इंडिकेटर्स हैं जिसमें वो किसी भी मुल्क के हवाले से रिपोर्ट्स जारी करते हैं कि यहाँ पर सरमायाकारी करना कितना महफूज़ है। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर 1 टू 7 का जो है वो उनकी रैंकिंग करते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ये बताते हैं कि एक्सप्रोप्रिएशन का कितना चांस है। कितना ये चांस है कि इस मुल्क में हालात ऐसे हो जाएँगे कि हुकूमत जो है वो बिज़नेसेस को ज़ब्त कर लेगी। उनके असासे एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ करके अपने यूटिलाइज़ेशन में ले आएगी। उसमें आप जाएँ, आप 7वें नंबर में कॉल करते हैं। वो इस हवाले से रैंकिंग जारी करते हैं कि क्या ये मुल्क जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इस मुल्क में जो कन्वर्टेबिलिटी है कि आपने डॉलर में लाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, रुपए में कन्वर्ट करवा लिया, आपने बिज़नेस किया, अब आपने उससे कुछ प्रॉफ़िट कमा लिया, उस हुँ, प्रॉफ़िट को अब आपने बिल्कुल सही है। दोबारा दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करके इस मुल्क से बाहर लेकर जाना है। कितना ये इम्कान है कि आप ये नहीं कर पाएँगे? उसमें भी आपको रेड, डार्क डीप रेड में जो है उन्होंने 7वें नंबर के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरह फिच की रेटिंग्स देख लें, आईएमएफ कह रहा है कि इस वक़्त ज़हर-ए-कातिल है पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस सारी सूरत-ए-हाल में क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुआवज़ा होगा कि अगर वो डॉलर्स की कोई बरसात हो जाए, मोहम्मद बिन सलमान कहें कि ये ले सिमरन 10 अरब डॉलर जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात होगी कि आपको आपको पॉकेट मनी दरकार है, आपका कैश फ्लो का शॉर्टेज है, आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ नहीं चाहिए, आपको अपने फिलवक़्त दुखों दर्दों के मदावे के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, आपने डेट सर्विसिंग के मद में आपने डॉलर्स लौटाने हैं, आपने ये सब कुछ करना है, इसके लिए आपको जिस किस्म के हालात चाहिए, वो हालात माज़रत के साथ इस वक़्त तक वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं आ सकी। और ये जो अच्छा सारा एक कुछ है, सवाल जो आपने किया था ना बुनियादी तौर पे, लेट मी जस्ट एड्रेस दैट कि क्या ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ घर जाएँगे? तो उसके लिए मेरा आंसर है नो। उसकी वजह ये है कि उनके लिए ये बका का मामला है। शहबाज शरीफ साहब अगर उतरते हैं मसनद इक़्तिदार से या उतार दिए जाते हैं, तो शहबाज शरीफ को खुद बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि 95% से ज़ायद चांसेज़ हैं कि ही विल एंड अप इन जेल। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो, तो कोई शख्स इक़्तिदार से कैसे उतरेगा? वो फँसाकर अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेगा कि वो इक़्तिदार से बेदखल ना किया जाए। इस वजह से आपको नज़र आता है कि नवाज़ शरीफ की तरफ से जो मैसेजिंग है, एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2023 की अगस्त की 8 तारीख थी, गालिबन उनकी आखिरी तकरीर थी जो लास्ट असेंबली है उससे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत का लुब्बे-लुआब ये है कि या आप इक़्तिदार में होते हैं या आप जेल में होते हैं। अब मामला ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में आप इस लड़ाई को जिस हद तक ले गए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भी पता है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी पता है, मरीम नवाज़ साहिबा को भी पता है कि उनके सर के ऊपर जो तगड़ा हाथ है, वो जिस दिन उठ गया और उनकी हुकूमत कायम ना रही, तभी हवाओं का रुख तब्दील हो गया, जो कि पाकिस्तान में होना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ किया है, तो पीटीआई जो है वो फिर उनके साथ क्या करेगी? इस वजह से आप देखते हैं कि वो राना सनाउल्लाह जो कि कहा करते थे कि ये फितना है, इसका सर कुचलना है, इसको मैं मछ जेल के मिर्ची वार्ड में डालूँगा, ये पागल आवारा कुत्ता है, इसकी वजूद पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी मुजरिम है, ये कहने वाला शख्स जो क्रिकेटर से ऊपर दर्जा देने के लिए तैयार नहीं था, वो कहता है कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है। वो कहता है कि इमरान खान जो है वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। इमरान खान जो है वो एक कौमी लीडर है। इमरान खान एक मर्तबा हाँ करे, बता दे कि हम बात करने के हुँ, लिए तैयार हैं, हम उन्हें खुद अप्रोच कर लेंगे। ये जो ये जो सॉफ्टनेस आई है ना अचानक और ये जो सियासी बड़ापन दिखाने की कोशिश हो रही है, ये एतराफ़ शिकस्त भी है। अगर आपने 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करने के बाद जो आपने कबूतर उड़ाने के बाद जलसा किया था, वहाँ पर आपने ये कहा होता ना कि पहले रिकंसिलिएशन होगी, पहले रूल्स ऑफ द गेम सेट होंगे, पहले मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद हम बैठकर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएँगे। तो लगता है कि आपने वाक़ई एक सियासी तदब्बर का मुज़ाहिरा किया है। हुँ, पहले आपने अपने तर्कश में मौजूद तमाम तीरों को इस्तेमाल किया, आपने अपना तमाम असलहा जो है,
वो चला दिया, आपने अपने तमाम बम चला दिए, आपने जो रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, निगरान हुकूमत आपके बस में जो कुछ था, आपने तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर वो चला दिया। इमरान खान को आपने तबाह-बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर ली, आपने केसेज़ में सज़ा सुना दी, आपने बल्ले का निशान छीन लिया, आपने प्रोपोज़र सेकेंडर उठा लिए, आपने नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद करवा दिए, आपने हज़ारों हज़ारों मुख्तलिफ निशानात देके इंटरनेट सर्विस बंद करके इलेक्शन करा लिया। जब आप उसके बावजूद नाकाम हुए तो आज आप कहते हैं कि सियासी तदब्बर का तकाज़ा है। कौमी जो है वो लीडर ये होता है जो ये चाहता है। भई अगर आप इतने अच्छे थे तो आपको ये 8 फरवरी से पहले क्यों नहीं याद आया? जब आपकी आवाम ने आपका नाक ज़मीन के साथ रगड़ दिया, आपके सियासी बयानियों को पटक-पटक के तबाह-बर्बाद कर दिया, तो आज आप कहते हैं कि ओह! इमरान खान जो है वो उससे बातचीत की ज़रूरत है, वो एक मर्तबा राज़ी हो जाए, वो कौमी लीडर है, वो सियासी हकीकत है, वो भाई सियासी हकीकत तो वो है। अब बात ये है कि आपको अकल जो है वो ना बादाम खा के आई, ना ठोकर खा के आई। ये 2 तरीके होते हैं ना तो ये सूरत-ए-हाल है, लेकिन सियासी लड़ाई क्योंकि अच्छा, मेरा एक सवाल ले ले। मेरा ना एक सवाल ले ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आज नवाज शरीफ साहब ने ना कुछ ऐसी बातें कही। अच्छा, उन्होंने ना एक तो कहा है, क्योंकि आप सियासी तदब्बुर की बात कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं जी कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है इमरान खान ने। मैं 2013 में इनके पास चलकर गया और मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ चलें, और ये 35 पंक्चर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिलकर जो है वो साथ चलते हैं और मिलकर हम सब कुछ करेंगे। और पता ये चला कि ये ताहिल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो लंदन पहुंच गए और वहाँ पे मेरी हुकूमत गिराने के लिए प्लान बनाया, धरने दिए, और फिर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा है। ईसा, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से भी गिला किया है कि मुझे जब निकाला गया तो आप बाहर क्यों नहीं निकले। ये गिला जायज़ है कि पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है इनके पास कि ये गिला कर सकते। आवाम मकबूलियत कैसे होती है ना, कुर्बानी से होती है। अगर 85 रुपए का यूनिट आप इस आवाम के ऊपर ये बोझ डालने जा रहे हैं, तो क्या ये मकबूलियत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को मिलेगी? आज शहबाज शरीफ, आई डोंट नो, वो कैसे कहते हैं कि मुल्क को जो मसाइल से निकालने का जो वाहिद हल है वो नवाज शरीफ के पास है। तो भाईजान फिर आप घर जाएं, शहबाज शरीफ घर जाएं। अगर हल ही नवाज शरीफ के पास है और वो आप समझते हैं, तो फिर आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? और फिर नवाज शरीफ को कौम से क्या गिला करना बनता है? देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना उनके सारे शिकवे गलत भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उनका शिकवा इमरान खान से बनता नहीं है। उनके खिलाफ जिनकी चार्जशीट थी, जिन्होंने उनके खिलाफ ये सब कुछ किया, जो भी किया, उसके लिए उनकी अपनी रीज़निंग थी। मियाँ साहब जो हैं, उनके हवाले से सचिन जिंदल की कहानी हो, नरेंद्र मोदी के साथ खटमंडू में खुफिया मुलाकात हो, चाहे ऊफा में कश्मीर वाले मामले के ऊपर सरेंडर हो, चाहे अपने फैक्ट्रियों में इंडियन लोगों को जो है वो नौकरियां देने का मामला हो, चाहे बगैर वीज़ों के और इंडिया देखें 3 लोग रहे हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल और बड़े ओहदों के ऊपर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के आखिरी इक़्तिदार के वक़्त। एक है हाई कमिश्नर जो कि इंडिया में लगाए थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जिनका नाम है अब्दुल बासित साहब। उनकी किताब है हॉस्टिलिटी। उसके बाद एक है उस वक़्त के फॉरेन सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी, उनकी किताब है डिप्लोमैटिक फुटप्रिंट्स। और एक है तस्नीम असलम साहिबा जो कि तर्जुमान भी थी दफ्तर खारजा के उनके दौर में और एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी के यानी कि स्पेशल फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो भी थी, स्पेशल सेक्रेटरी थे। अब इन 3 लोगों के मियाँ साहब के उस दौर में जो मियाँ साहब स्टेट से हटकर एक अपनी पॉलिसी लेकर चलना चाह रहे थे इंडिया के हवाले से और फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर जो इन लोगों ने लिखा है वो पढ़ लें, कि मियाँ साहब सोलो फ्लाइट कैसे ले रहे थे। और वो बेसिक चार्जशीट थी एस्टेब्लिशमेंट की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ, कि ये सारा कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को बायपास करते हुए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बायपास करते हुए ये कर रहे हैं। अब उनका ये करना बनता था या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन लोगों की चार्जशीट थी, उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ किया, जो भी किया,
मियाँ साहब शिकवा कर रहे हैं इमरान खान से। मियाँ साहब उन्हीं लोगों की झोली में बैठकर, उन्हीं लोगों की गरम गोद में बैठकर दोबारा अपनी केसेस खत्म करवा के इमरान खान को मातूब करके, इमरान खान को इक़्तिदार से हटा के, शोडी डर्टी डील्स करके, किसी को एक्सटेंशन, किसी को अपॉइंटमेंट की राइट और रॉन्ग ऑफ़र्स करके, आप दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं। आपको जिनसे बदला लेना है, पहले तो आप ये कहते थे कि इमरान खान हमारा तुम्हारे से झगड़ा ही नहीं है। हमारा झगड़ा तो उससे है जो तुम्हारे लाने वाले हैं। हमारा सिलेक्टेड से नहीं, सिलेक्टर से झगड़ा है। और आज आप बता रहे हैं कि आपका झगड़ा इमरान खान से और इमरान खान भी आपसे काबू नहीं हो रहा। अब अगर आप मियाँ साहब जो हैं वो थोड़ी-सी हिम्मत और हौसला कर लें, 18-19 सितंबर को आने से 1 महीना पहले 21-22 अक्टूबर को ये आए थे पाकिस्तान। उससे 1 महीना 1-2 दिन पहले मियाँ साहब ने एक लिखी हुई तकरीर की थी, जिस शहर में आप बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं ना लंदन, यहाँ से बैठकर उन्होंने एक तकरीर की थी। उस लिखी हुई तकरीर में मियाँ साहब ने ये कहा था कि मैं तो माफ़ कर दूँ लेकिन मुझे अल्लाह और कौम माफ़ नहीं करेगी, ये कौमी मुजरिम है। उन्होंने नाम लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा का, उन्होंने नाम लिया था जनरल फैज़ हमीद का, उन्होंने नाम लिया था साकिब निसार का, उन्होंने नाम लिया था एजाज़ुल एहसन का, उन्होंने नाम लिया था आसिफ सईद खोसा का, उन्होंने अज़मत सईद शेख साहब का नाम लिया था। तो मियाँ साहब ने तो बताया था कि ये कौमी मुजरिम है। आज आप कहते हैं कि इमरान खान है। तो भई अगर आपने एक्शन लेना है, अगर आप समझते हैं आपका शिकवा बनता है, आपका जिन लोगों से शिकवा बनता है उनके बारे में आप बात नहीं करते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि खान साहब के खिलाफ ना अब एक नई सीरीज मुकदमात की शुरू होने जा रही है। नैब ने 7 घड़ियां निकाली हैं, पहले 1 घड़ी थी, अब 7 घड़ियां निकाल ली हैं। तो कुछ बनेगा या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो 2 साल खैर खाहों के ग्रुप के जरिए 2 साल का टाइम बाय करने की बात की गई। खान साहब आप चले जाएं, पाकिस्तान की सियासत से बाहर चले जाएं, खामोश हो जाएं, बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर अगर एहतजाज करना है तो करें, लेकिन सड़क पे नहीं आना। तो आपको लगता है कि ये टाइम बाय करने के लिए केसेस हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स में सजा हो भी जाए, अपील के लेवल पर जाकर ही सजाएं खत्म हो जाएंगी? देखें केसेस के बारे में तो बड़ी आसान-सी और सादा-सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस बंदे ने ये केसेस बनाए, यानी कि जो बंदा स्पीयरहेड कर रहा था उस महकमे को, जो केसेस बनाने वाला महकमा है इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो राना सनाउल्लाह साहब थे वज़ीर दाखिला। उनके दौर में ये तमाम केसेस बने इमरान खान साहब के खिलाफ। वो शख्स जो है वो ये कहता है कि एक मर्तबा, सिर्फ़ एक मर्तबा इमरान खान राज़ी हो जाए हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान खान एक मर्तबा हामी भर ले, इमरान खान कह दे कि हाँ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी रिहाई की राह निकल सकती है। तो आप उन केसेस के ऑथेंटिसिटी या उन केसेस के मयारी होने या बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ उनके टिक पाने का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वो बंदा जिसने ये तमाम केसेस जिसके दौर में बने हैं, तो वो ये कहता है कि वो जो केसेस हैं, वो केसेस जो है वो ख़त्म हो सकते हैं और इमरान खान रिहा हो सकते हैं अगर अगर ये सब जो है वो बातचीत के लिए राज़ी हो जाए। तो ये देखें उन केसेस के हवाले से अगर इन केसेस में कारगर होना होता, मेरे ख़्याल में जिस दिन इन्होंने इमरान खान को मसनद इक़्तिदार से उतारा था, उस दिन से इनका फ़ोकस है गलत। दे डिसाइडेड कि इन्होंने इमरान खान को हराना है, इमरान खान ने तो जीतना उस दिन शुरू किया। इमरान खान की जीत का आगाज़ उस दिन होता है जिस दिन ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हमने इमरान खान को हराना। तो ये अब ज़ाहिर है कि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि जो हमने देखी है कि चली है और इस सारी सूरत-ए-हाल में जो जो लड़ने वाले हैं, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये मसला जो है वो इस तरीके से हल नहीं होगा। आपको जेन्युइन पीपल्स मैंडेट उसके हवाले से सोचना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। बहुत शुक्रिया ईसा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था, स्पेशल नशिस्त थी ईसा नकवी से। इंशाल्लाह हम ईसा को इसी तरह मदऊ करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान की आवाम से गिला कर रहे हैं, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।